So welcome back to the channel. We are doing the Registration Act 1908 और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हमने कंप्लीट कर दिए हमारे सेक्शन टिल 23A एंड इन टुडे सेशन वी विल कवर सेक्शन 24 टू 30. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का ये ग्रुप जो है अभी हम डिस्कस करेंगे. एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है. मेयर जस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शंस है. एक बार समझेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्शन हमें क्या बताता है. ओके तो ऐसे नहीं करना हो मैम तो आज बहुत सारे सेक्शन करवा रहे हैं हम पजल हो जाएंगे. नहीं, बहुत इजी है और एक दूसरे से सेक्शन रिलेट करते चले जाएंगे. बिल्कुल भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं करेंगे. नहीं आप कंफ्यूज होंगे. आराम से समझते जाना. जो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 24. सेक्शन 24 देखिए बात करता है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स. ओके ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन के लिए सेवरल पर्सन्स लेकर आते हैं और वो अलग अलग टाइम पे लेके आते हैं. ओके एट डिफरेंट टाइम्स. तो इस केस में क्या होगा. अब ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबका वेट कर ले, एक बार सभी ले आए तभी इकट्ठे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे. या ये हो सकता है एक के बाद एक पर्सन आता रहे और उसका एज सच रजिस्ट्रेशन होता रहे. तो हमारा ये सेक्शन कहता है कि वेयर देयर आर सेवरल पर्सन्स जो कि डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एट डिफरेंट टाइम्स, सच डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इच एग्जीक्यूशन. जैसे उनका एग्जीक्यूशन हुआ है एग्जीक्यूशन से विद इन 4 months, तो इसका मतलब हर पर्सन का एक अलग टाइम पीरियड चलेगा. सपोज कीजिए ए बी सी पर्सन है. ए लेकर आता है 12th ऑफ द मंथ, बी लेके आता है 17th ऑफ द मंथ एंड सी लेके आता है 24th ऑफ द मंथ. तो 12th से लेकर नेक्स्ट 4 months के जो 12th डेट आएगी वहां तक इनका पीरियड रहेगा रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए. एंड लाइकवाइज बी का टिल 17th एंड 24 का भी आफ्टर 4 months की डेट 24 तक. ओके सो 4 months का टाइम पीरियड इन सबको मिलता रहेगा अकॉर्डिंगली टू देयर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. समझ में आया बच्चे. नाउ योर सेक्शन 25 से याद आया मैंने ये आपको जस्ट एक्सेप्शंस में करवाया था है ना. लास्ट सेशन के एक सेक्शन में देखिएगा मैंने आपको एक्सेप्शंस करवाई थी कि कब हमारे टाइम लिमिट क्या है एग्जीक्यूट करने की. 23 सेक्शन याद आया. 23 सेक्शन में हमने क्या किया था टाइम लिमिट. और टाइम लिमिट का मैंने सेक्शन 25 आपको एक्सेप्शन में लिखवाया था कि 25 सेक्शन में कुछ एक्सेप्शन है. अदरवाइज तो टाइम पीरियड 4 months रहता है. बट सेक्शन 25 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 23. हाउ कि कभी आपका कुछ एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अनवांटेड आपकी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, टाइम गैप हो जाता है, कोई अर्जेंट नेसेसिटी हो जाती है जिसकी वजह से आप विद इन 4 months अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए नहीं जा पाते हो. तो उस केस में सेक्शन 25 कहता है कि इफ देयर इज अनकंडीशनल इमरजेंसी और जो पर्सन है वो नहीं आ पाता है नेसेसिटी की वजह से या कोई अदर रीजन है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं था, तो उनको एक्स्ट्रा 4 months मिल जाते हैं, है ना. तो इन टोटल 8 months की बात कौन करता है हमारा सेक्शन 25. यही इस सेक्शन में दिया गया है. सो इट सेज दैट इफ डूइंग टू अर्जेंट नेसेसिटी या कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है और डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो ऐसा है कि वो आप विद इन 4 months नहीं कर पा रहे हो उसको प्रेजेंट, तो रजिस्ट्रार क्या करता है वेयर देर इज अ डिले मे डायरेक्ट दैट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन. आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा. फाइन के साथ आप उस डॉक्यूमेंट को फिर से क्या कर सकते हो प्रेजेंट कर सकते हो. टाइम पीरियड विद इन 4 months ही रहता है एंड सच डॉक्यूमेंट देन शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन. उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन. राइट बच्चे. और जो भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन होगी फी से रिलेटेड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वो आप सब रजिस्ट्रार के पास भी दे सकते हो और देन सब रजिस्ट्रार जो होगा वो अपने बोस को या जो उनसे हायर अथॉरिटी रजिस्ट्रार होता है उसको ट्रांसफर कर देगा. इजी लैंग्वेज सेक्शन 25 की. तो सेक्शन 25 इन सेज कि वैसे हमारा रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड विद इन 4 months होता है. इवन वेयर देयर इज अ डिले अनअवॉइडेबल डिले हो जाती है और आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो देन दैट डिले कैन बी कॉन डाउन टू एक्सीड 4 months के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो नेक्स्ट 4 month आपको मिल जाते हैं. ऑल राइट. देन कमिंग टू सेक्शन दिस 26 क्या बात करता है. सेक्शन 26 कहता है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया. ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है एग्जीक्यूशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है और आप उनको रजिस्टर कहाँ करवाने के लिए ला रहे हो इंडिया में.
है ना। क्या कहा हुआ है मैंने, एग्जीक्यूशन से 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बट क्या हो अगर डॉक्यूमेंट ही आपका एग्जीक्यूट आउट ऑफ इंडिया हुआ हो, तब क्या होता है, when document जो है is executed by the parties not in India but outside the India, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, आप उसको टाइम पीरियड से पहले बाई चांस नहीं करवा पा रहे, विद इन 4 मंथ्स आप उसको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं ला पा रहे हो, तो क्या होता है, अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि दैट जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है एंड दैट इट हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ्स आफ्टर द अराइवल ऑफ इंडिया, जैसे वो डॉक्यूमेंट इंडिया में आया है, इंडिया में आते ही विद इन 4 मंथ्स उसका रजिस्टर करवा लिया है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा और वो वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ कर देगा। ठीक है, तो ये एक सेक्शन 26 में एक्सेप्शन दी गई, सेक्शन 26-23 की एक्सेप्शन है, जिससे इसमें टाइम लिमिट 4 मंथ्स है, बट अगर आपका डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको टाइम पीरियड फिर 4 मंथ्स नहीं है, आपका टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा जब आप इंडिया में उस डॉक्यूमेंट को ले आओगे और उसके बाद अराइवल के बाद 4 मंथ्स। ऑल राइट बच्चे, सेटिस्फाइड, देन यू हैव टू इवन पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी ऑल्सो, यहाँ पर भी आपको एक फीस देनी पड़ेगी क्योंकि वो आप बाहर से उस डॉक्यूमेंट को लेकर आ रहे हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 27। सेक्शन 27 क्या बात करता है, दैट विल्स मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। सेक्शन की हेडिंग में ही आपको पूरा इस सेक्शन का बता दिया कि विल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप विल्स को कभी भी किसी टाइम भी रजिस्टर करवा सकते हो, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर सेक्शन 27 इन केस ऑफ विल्स। सो सेक्शन 27 भी 23 का एक्सेप्शन है, इसमें भी कोई टाइम पीरियड नहीं लगता है कि आपको 4 मंथ्स के अंदर अंदर करवाना है या 4 मंथ्स आप डिले की वजह से नहीं करवा पाए तो एक्स्ट्रा 4 मंथ्स मिलेंगे, नथिंग। आपकी जब विश है, जब आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हो वो तभी होगी। सो विल मे एट एनी टाइम बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिटेड इन मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जैसे दिया गया आप उसके थ्रू उसको डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द विल्स इन सिंपल लैंग्वेज। देन कमिंग टू सेक्शन 30, डायरेक्ट कम टू सेक्शन नंबर 30। देखिए सेक्शन 30 बात करता है, ये आपको याद हो मैंने करवाया था आपको सेक्शन 23A, याद हो लास्ट सेशन में, और 23A में बात करी थी हमने री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आप एक बार डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा चुके हो, बट ड्यू टू सर्टेन थिंग्स कि आपको ये पता लगा है कि जिस पर्सन के साथ आपने इसको रजिस्टर करवाया था ले जाके, वो पर्सन जो था ड्यूली ऑथोराइज्ड नहीं था, उसके पास एम्पावरमेंट नहीं थी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने की, तो अब वो डॉक्यूमेंट तो कैंसिल नहीं होगा, बट हाँ जैसे ही आपको वो नॉलेज आई, आपने तुरंत उसी डेट से विद इन 4 मंथ दोबारा से उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, है ना। तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ पर्सन को पहले नॉलेज नहीं थी और जैसे उसको नॉलेज मिली कि ये ड्यूली ऑथराइज नहीं है पर्सन जिससे उसने अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया है, अब वो अपना आफ्टर नॉलेज एकदम से रजिस्ट्रेशन के लिए लाया है, तो उसका डॉक्यूमेंट यस इफ ही सेटिस्फाइड वो दोबारा से उसको री रजिस्टर कर देंगे, है ना। सो सेक्शन 30 यही बात कहता है दैट ये अब रजिस्ट्रार को ड्यूटी देता है, ये रजिस्ट्रार का काम है कि एनी रजिस्ट्रार मे इन हिज डिस्क्रिशन इफ ही रिसीव्स, अगर उनको मिलती है, एंड रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट विच माइट बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार, अगर उसको ऑलरेडी किसी सब रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर रखा है और अब वो रजिस्ट्रार के पास आया है और रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है, उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो पूरा चेक करे, और अगर उसको कंप्लीट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ सब रजिस्ट्रार ने उसको ऑलरेडी कर रखा है और उसकी ड्यूटी नहीं थी, ये मुझे ही रजिस्टर करना था, तो वो उसको रजिस्टर करेंगे। सो सेक्शन 30 एक ड्यूटी देते हैं दैट यू हैव टू गो फॉर री रजिस्ट्रेशन, राइट। सो दिस एक्ट डजंट प्रोहिबिट री रजिस्ट्रेशन और इम्पोज अ टाइम लिमिट। यहाँ पर क्या है, टू प्रिवेंट द इनजस्टिस, जो इनजस्टिस पार्टीज के साथ हुए, देखिए पार्टीज का तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो अपना डॉक्यूमेंट लाए थे ड्यूली रजिस्टर करवाने के लिए, उनको थोड़ा पता है कि जो सिटिंग पर्सन है, सिटिंग ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है कि नहीं है, वो तो जो पर्सन रजिस्टर कर रहा है उसको खुद से बताना है दैट आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन, आप इसको रजिस्ट्रार के पास लेके जाइए। बट अगर वो कर रहे हैं तो इसे पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है, और उनको इस इनजस्टिस से बचाने के लिए ये सेक्शन आया। सेक्शन 30 ये बोलता है that in order to prevent injustice to the parties who are flowing from the mistake that they have registering authorities की वजह से, these authorities have inherent power,
ठीक है, भाई इनकी पावर है. नाउ इट इज ओपन टू द रजिस्ट्रार इन ऑर्डर टू री रजिस्टर बाय अ प्रॉपर ऑफिसर से उनको रजिस्टर करवाएं. ऑल राइट, सो दीज आर द फ्यू सेक्शंस जो आपको एक कंप्लीट नॉलेज देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या टाइम लिमिट होती है, रजिस्ट्रेशन क्या बिल्स का रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड के अंदर करवाना पड़ता है, अगर आपकी अननेसेसरीली मतलब ड्यू टू एनी नेसेसिटी सॉरी डिले हो रहा है या अनअवॉइडेबल कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, या आपने अगर इंडिया के बाहर अपना डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवा लिया कि आप उसको इंडिया में ले जाकर रजिस्टर करवा सकते हो और कितने टाइम के अंदर करवा सकते हो, और देन क्या री रजिस्ट्रेशन की पावर रजिस्ट्रार्स के पास है कि नहीं. सो दिस आर द ऑल सेक्शंस. आई होप यू गेट द ग्रेट नॉलेज फ्रॉम दिस सेशन and I hope you understand each and every section clearly. If any student gets any doubt, then you can comment below in the comment section and I'll solve that doubt for you. Till then, keep watching, keep sharing, and have a nice day. Thank you.